नमस्कार। आज हम लोग की अगली क्लास होगी और पूरा पाषाण काल खत्म कर लिया था हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चंस भी कोशिश करूंगा बीच में आप लोगों को दे दिया जाए पाषाण काल से जो भी आते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा, ये हमारा अगला टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हमारे भारत में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज जब शुरुआत में आए तो उन्होंने एक थ्योरी चलाई थी, व्हाइट्स बर्डन थ्योरी। इस व्हाइट्स बर्डन थ्योरी जो थी, इसमें उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो गोरे हैं वो इसलिए हैं और पूरी दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि बाकी लोगों को वो सभ्यता सिखा पाए। तो ये जो व्हाइट्स बर्डन थ्योरी थी, इस थ्योरी से शुरुआत में हमारे भारत के लोग भी प्रभाव में आए थे और कहीं न कहीं ये मानने लगे थे धीमे धीमे कि ये वास्तविक रूप से जो अंग्रेज हैं वो इसीलिए आए। अब देखिए इसके साथ कुछ परिवर्तन होना शुरू होता है। अंग्रेज प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद से भारत में शासन करना शुरू करते हैं, लेकिन इसके बाद भारत में अंग्रेजों के द्वारा ही कुछ कार्य कराया जाता है और उसी कार्य से सपेरे के भारत का जो खिलवाड़ अंग्रेज करते आ रहे थे वो खिलवाड़ अब कहीं ना कहीं मिटने वाला था। वो खिलवाड़ कैसे मिटता है, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको मैं भारत के मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत के इस तरफ फिर से वही देश जिसको हम लोग नापाक कहते हैं, पाकिस्तान, और इसलिए इसको मैंने पी के लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब देखिए जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों को शुरू में चूंकि कंपनी बन के आए थे वो, और जब कंपनी बन के आए थे तो उनको 3 गांव की जमींदारी मिली थी आज के बांग्लादेश में। आज जिसको आप बांग्लादेश एक देश के रूप में कहते हैं जिसकी राजधानी ढाका है, उसको पहले कभी सिर्फ बंगाल कहा जाता था। उस बंगाल में आज का आपका पश्चिम बंगाल जो भारत का एक राज्य है वो भी आता था, आज का बिहार, असम भी आता था, उड़ीसा भी आता था। तो वहां पे उनको 3 गांव की जमींदारी मिलती है अंग्रेजों को, एक सूतीनाथा, कालीकता और गोविंदपुरी। इन 3 गांव की जमींदारी में ही जो कालीकता गांव है, इस गांव के नाम से एक नगर बनता है आगे चल के, जिसको हम लोग आज कोलकाता कहते हैं। पहले से कलकत्ता कहते थे, आज से कोलकाता कहते हैं। इस गांव के बनने के बाद चूंकि अंग्रेज प्लासी और बक्सर की लड़ाई से सीधे बंगाल में ही प्रवेश किए थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो इसी कलकत्ता में ही बनाई थी और वो कलकत्ता आज यहाँ पे है। कलकत्ता में कह रहा हूं, इसको आप कोलकाता कहिएगा। अब इसका नाम कोलकाता हो गया, इसमें बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। अब देखिए अंग्रेज जहां से आए थे वो एक ठंडा देश था और जब वो भारत आते हैं तो उनको जब गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उनको गर्मी महसूस होगी। तो इस गर्मी से निपटने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, जो उस समय का अंग्रेज एक व्यक्ति था जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था, इसका नाम आप लोगों ने काफी कुछ बहुत बार सुना होगा, और इस समय चूंकि इसकी राजधानी कलकत्ता थी तो इसने कहा कि ऐसा है कि मुझे अपनी राजधानी यहाँ से जब गर्मी का मौसम आएगा तो कहीं और ले जानी है। तो आप जानते हैं टूरिस्ट प्लेस भारत का बहुत अच्छा एक जगह है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसकी एक राजधानी भी यही है जिसका नाम है शिमला। तो शिमला में यहाँ पे इसने क्या किया था, अपनी राजधानी सेट करा लिया कि गर्मी में हम यही रहेंगे। डलहौजी को इतिहास में जाना जाता है रेलवे लाइन के लिए, डाक व्यवस्था के लिए, इन 2 कार्यों के लिए डलहौजी का नाम सबसे ज्यादा आता है। डलहौजी ने जब शिमला अपनी राजधानी शिफ्ट की तो यहाँ पे इसने ये निर्णय किया कि अब हमको शिमला में चुकी है तो इधर से पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जाए। तो सबसे पहले डलहौजी के आदेश पे ब्रेंटन बंधुओं को, 2 भाई थे, उन ब्रेंटन बंधुओं को रेलवे लाइन को बिछाने की जिम्मेदारी दी जाती है। रेलवे लाइन बिछाने का काम यहाँ पे शुरू होता है। जब रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू होता है तो इस समय क्या होता है, ये जो 2 भाई थे ये रेलवे लाइन बिछाते थे।
अब देखिए रेलवे लाइन जो होती है वो अक्सर आप देखते होंगे सीधी होती है, और जब मुड़ना होता है तो वो एक बहुत लंबा सा बड़ा सा कर्व लेती है। तो इस समय क्या हुआ करता था, जब वो कर्व लेने के लिए मुड़ते थे कहीं पे या आगे सीधे ले जाना चाहते थे, तो वहां पे उनको मिट्टी के टीले मिला करते थे। कैसे टीले? जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन जगह है, ये प्लेन जगह है, यहाँ पे ऐसे मिट्टी के टीले हैं, फिर मिट्टी के टीले हैं, फिर ऐसे। अब यहाँ पे लाइन आप बिछा रहे हैं, बिछा रहे हैं, बिछा रहे हैं, फिर मिट्टी का टीला मिला, आपने एक को काटा, फिर मिट्टी का टीला मिला, आपने दूसरे काटा, तो टीले मिलते थे। जब टीलों की खुदाई की गई तो वहां से पक्की मिट्टी के ईंट मिलने शुरू हुए। वो जो पक्की मिट्टी के ईंट मिले थे, उन ईंटों का प्रयोग उन्होंने क्या किया था, रेलवे लाइन को बिछाने में वहीं पर लगा दिया। जब रेलवे लाइन को बिछाने में उन्होंने वहां पे पक्की ईंट को लगाना शुरू किया तो ये कहानी आई गई हो गई। लॉर्ड डलहौजी जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भी चला गया था। अब भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग था, ये लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भी भारत का गवर्नर जनरल था, और 1857 की क्रांति के ठीक अगले ही साल 1858 में ब्रिटेन की महारानी का घोषणा पत्र आता है, और उस घोषणा पत्र से इसी लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय भी बनाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल था कंपनी का, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त पहला भारत का वायसराय था। वायसराय शब्द का मतलब ही होता है राजा का, मतलब ब्रिटेन की महारानी या राजा का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति, तो सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है वो राजा को, तो लॉर्ड कैनिंग बनता है। लॉर्ड कैनिंग ने रेलवे लाइन के काम को जारी रखा, लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो था इसने सुन रखा था कि ब्रिटेन बंधुओं और उसके बाद की कुछ खुदाइयों से एक ऐसा स्थल है पाकिस्तान में जहां पे हमें ईंटें मिली हैं। तो उसके मन में जब ये धारणा बैठ गई तो वो सोचा कि जरूर कोई ना कोई ये हो सकता है, पुरानी सभ्यता हो या कुछ और हो सकता है, इसकी तो जांच कराई जानी चाहिए। इसी लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार 1861 में 1861 में इसने पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की स्थापना की। देखिए इससे भी क्वेश्चन आता है और इसमें आप लोग गलती भी कर जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की। दो नाम आता है जो डाउट होता है, एक आता है इसी लॉर्ड कैनिंग का और दूसरा नाम आता है लॉर्ड कर्जन का। तो देखिए जो कैनिंग है, इसने जिस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की है कैनिंग ने, ये 1861 की बात है और ये टेम्पररी बेस पे हुआ था। आज जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वो स्ट्रक्चर इसमें नहीं था, लेकिन बाद में 1906 में जब लॉर्ड कर्जन आएगा तो उसकी बात भी कर लेंगे और उसी ने इसको परमानेंट बनाया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना पहली बार अस्थायी तौर पे 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने की, और लॉर्ड कैनिंग की स्थापना करने के बाद इस कैनिंग ने इसी डिपार्टमेंट का हेड एक व्यक्ति को बनाया और उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, ये अलेक्जेंडर कनिंघम इसका हेड बनता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पे खुदाई विस्तृत मात्रा में कराई। जब वो यहाँ पे खुदाई कराता है तो उसको भी यहाँ पे बहुत कुछ साक्ष्य मिले पुरानी सभ्यता के, पक्की मिट्टी के स्ट्रक्चर, भवन, ये सब मिलना शुरू हुआ। अब देखिए इसके बाद फिर कहानी आई गई हो गई, बहुत सारे वायसराय आए और गए, लेकिन कोई बहुत खास इस पे असर नहीं पड़ा अभी तक। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है 1906 में। 1906 में लॉर्ड कर्जन जो था, इस लॉर्ड कर्जन ने परमानेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कलकत्ता में स्थापना कर दी, और इसके बाद एक जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है वो होता है 1920-21 में। 1920-21 का जो दौर था, उस 1920-21 में इसी एएसआई का जो हेड है वो बनाया जाता है जॉन मार्शल को। ये जॉन मार्शल इसका डायरेक्टर था, महानिदेशक था, और इस जॉन मार्शल की मदद कर रहे थे दो भारतीय व्यक्ति जिनका नाम आपने शायद सुना भी होगा। एक लोग का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे व्यक्ति का नाम था राखल दास बनर्जी। तो इन्होंने कहा अपने हेड महानिदेशक जॉन मार्शल से कि सर ब्रिटेन बंधु हुए, अलेक्जेंडर कनिंघम हुए, उनके अलावा भी कुछ लोग थे जो इस स्थल के बारे में काफी कुछ जानकारी दे चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं
कि आप हमें इस जगहों पे जाके खुदाई करने का एक आदेश दीजिए। जॉन मार्शल ने आदेश दिया और ये खुदाई करना शुरू करते हैं। ये तो रही पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी कि कैसे कैसे इसकी खुदाई होती है और क्या कहानी इसके पीछे बैकग्राउंड बनाई है। मैंने आपको इतनी देर में जो भी बताया है 2-4 मिनट में, इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स मिलेंगे और इन सारे फैक्ट्स को आप कलेक्ट करते चले जाइएगा। अगर आप कॉपी बना के पढ़ते हैं तो कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब एक दूसरी चीज आपको बताते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कंफ्यूज भी बहुत करती है बच्चों को, वो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते क्या है, हम लोग इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। तो इसका नाम क्या था, एक नाम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी इसको कहते हैं। दूसरा, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा की सभ्यता, तो वो भी नाम मैं लिख दे रहा हूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी नाम हो गया। आपने अगर कभी और पढ़ा होगा तो आपको एक और नाम मिलता है यहाँ पे जिसको कहते हैं इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस एक धातु होती है कांसा की, या ब्रोंज सिविलाइजेशन। इसके अलावा अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो एक और नाम इसका मिलता है और वहां पे इसको कहते हैं हम लोग सरस्वती सरस्वती सिंधु सभ्यता सिविलाइजेशन, ये भी नाम आता है इसका। इसका एक और नाम आता है और उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, पहली नगरीय सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता। तो इतने सारे नाम मिले। आप एक एक करके हर नामों को हम लोग समझ लेते हैं कि नामों के पीछे की कहानी क्या है। अब देखिए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। जब दयाराम साहनी ने परमिशन ली और 1920-21 के दौर में वो पहली बार खुदाई करने जाते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के जिस क्षेत्र में खुदाई की थी, ये आज उस जिले का नाम पड़ता है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पाकिस्तान का, और मुझे पूरा रिकॉल नहीं हो रहा, शायद मोंटगोमरी का नाम भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन एग्जामों में मोंटगोमरी दे रहा है। तो उस मोंटगोमरी जिले में पहली बार खुदाई करते हैं। खुदाई जिस जगह पे उन्होंने विस्तृत मतलब पूरे फैलाव में अच्छे से की थी, उस जगह का नाम, उस गांव का नाम जो था, उस गांव का नाम हड़प्पा था। उस समय 1920-21 में उस गांव का नाम ही हड़प्पा था। तो एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं एक्स्ट्रा, कि जब भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई करता है तो खुदाई करते हुए उसमें एक रूल होता है कि आप जब किसी चीज की खुदाई कर रहे हैं किसी स्थल पे कहीं पे, तो वहां पर जो गांव है, जो शहर है, जो नगर है, जो भी उसका नाम है, उस गांव के नाम पे ही अगर उससे रिलेटेड चीजें पाई जाती है तो उसके नाम पे आपको नाम रखना होता है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। अब दूसरी चीज, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये जो हमारा प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत में एक नदी है यहाँ पे जिसका नाम है आपका सिंधु नदी, जिसको इंडस रिवर भी कहते हैं। जिसे इंडस रिवर भी कहते हैं। ये जो सिंधु नदी है ये तो एक बड़ी नदी है बहुत। इस नदियों की सहायक नदियां हैं, इनकी सहायता करती हैं कुछ नदियां, और जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। तो ये सारी नदियां जो हैं, ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा एक क्षेत्र बनाया गया और उस क्षेत्र में एक सभ्यता पाई जा रही है, और इसीलिए इसका नाम पर क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु नदी को इंडस भी कहते हैं, तो ये नाम पड़ गया इसका। अगला देखते हैं कि इसका एक और नाम था कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए हमारे भारत में अभी जब हम आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे भारत में दो धातुओं का प्रयोग होता था, दो मेटल्स का। एक मेटल तांबा होता था जो राजस्थान के खेतड़ी से मिलता था, और एक होता था टीन जो कर्नाटक से भी मिलता था और अफगानिस्तान से भी मिलता था। तो तांबा और टीन, इन दो को जब आप मिला देते हैं तो इनके मिलाने से आपको जो धातु बन के आती है उसको हम लोग कहते हैं कांसा, ब्रोंज।
तो ये ब्रोंज का यूज करते थे, मतलब इनको ये नॉलेज थी कि दो को हम मिला दे रहे हैं और दो को मिला के हम जिसको बना रहे हैं उसका नाम है कांस्य। तो चूंकि कांस्य का यूज करते थे ब्रोंज का, इसलिए इसे कहते थे कांस्य युगीन सभ्यता भी। अब इसके बाद अगला देखिएगा, इसका नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता है। अब ये नंबर आता है कि सरस्वती नाम क्यों जुड़ा। आप लोगों ने त्रिवेणी का नाम सुना होगा, संगम का नाम सुना होगा जो प्रयागराज में है, और यहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती जी का संगम होता है। बहुत पवित्र स्थल है ये। लेकिन अगर आप कभी गए होंगे या कभी देखने की कोशिश किए होंगे पढ़ के, तो आपको यही पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ जमुना, यमुना नदी और गंगा जी का ही संगम है, सरस्वती नदी यहाँ पे नहीं दिखती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो सरस्वती नदी है इनके बारे में अभी आपका जो ONGC है, भारत सरकार की एक संस्था है, कंपनी है भारत सरकार की, ये ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है ONGC, वो इस पे रिसर्च कर रहा है, खोज कर रहा है। अक्सर पेपर्स में सरस्वती नदी की खोज को लेके कुछ न कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं। तो आखिर वो सरस्वती नदी के बारे में क्या कहानी है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये जो आपका नीचे दिख रहा है, यहाँ पे हरियाणा है और यहाँ पे हरियाणा से कोने में हिमाचल प्रदेश लगता है। इस हिमाचल से एक नदी आती है और हरियाणा से होते हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ होते हुए ये चली जाती है बीकानेर के पास से पाकिस्तान में। इस नदी को अगर आज की डेट में कहेगा तो इसको घग्गर हकरा रिवर कहते हैं, घग्गर हकरा। मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, इसको घाघरा मत समझिएगा, घाघरा सरयू नदी का नाम है दूसरा, जिसको अब यूपी सरकार ने खत्म कर दिया है और इसका नाम सरयू हो गया। मैंने घग्गर बोला है, घग्गर और हकरा नदी। इन घग्गर और हकरा नदियों को ही ONGC भी कह रहा है कि यही कभी सरस्वती नदी हुआ करती थी, जो समय के साथ विलुप्त हो चुकी है। कैसे विलुप्त हो चुकी है उसको भी जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होगी तो उसके साथ इसको समझ लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका अगला पार्ट हम लोग फिर अपलोड करेंगे जस्ट कुछ ही समय में।